हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है आपके, ठीक है, उसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। और आप सब लोग ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है जो कोड नंबर 89 है, उन दोनों की रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें सेट 1 और सेट 2 को मैच करना है। ये लेवल ऑफ लर्निंग का सेट है और ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक सजेशन देना ये चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान ना देके कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, नंबर ऑफ क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना। एक क्वेश्चन से अगर किसी की क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है और वो क्वेश्चन अच्छा है तो एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। मेरा ये मानना है फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा एक तरह के या सिंपल क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने से मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं होता है। मुझे लगता है आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन अगर सही से करोगे ना फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्योंकि देखो यूजीसी नेट अच्छे क्वेश्चन पूछता है ना। तो आज मैंने हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन को क्या करा है, इंक्लूड करा है। तो मैं वो भी स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स, तो उनको भी आप देख लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये सेट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये लेवल ऑफ लर्निंग की बात होगी, तो सीधी सी बात है ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें मैच करना है, ठीक है। तो जैसे लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग में और एग्जाम्पल, तो मेमोरी लेवल होता है, वो कहाँ मैच करोगे आप, मेमोरी लेवल होता है वो। तो मेमोरी लेवल क्या होता है, एक तरह से याद करने वाला लेवल। और उसमें क्या होता है, रिकॉल करते हो ना आप इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, रिकॉल करते हो, याद करते हो। अच्छा ऐसा हुआ था, दैट इज मेमोरी लेवल। तो ए का क्या मैच हो रहा है, रिकॉल वाला, ए का 3, ठीक है, वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ वाला स्तर कब आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब आपको एक कोई भी गिवन जो कंसेप्ट है आपको और वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए, है ना। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए गिवन, आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। आप पहचान कब सकोगे, जब आपका लेवल अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स ऑफ ए गिवन कंसेप्ट, ठीक है ना। कोई भी एक पास गिवन कंसेप्ट है और उसकी तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो एग्जांपल्स को, तब कब कर पाओगे ये चीजें, जब फ्रेंड्स आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा बढ़िया वाला। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एनालाइजिंग लेवल, एनालाइज करना, ठीक है ना। एनालाइजिंग लेवल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का एनालाइज करते हो आप, तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, निरीक्षण करते हो, तो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो ना, ठीक है ना। तो ये होता है एनालाइज करना है किसी चीज को। तो एनालाइजिंग लेवल का मतलब होता है आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स में आइसोलेट कर लेना इंफॉर्मेशन को। और क्रिएटिंग लेवल, क्रिएट करना यानी कि नए आइडियाज को लेके आना। क्रिएटिंग तो ये होता है ना, क्रिएट करना किसी चीज को, तो जनरेटिंग न्यू आइडियाज। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ए का अपने पास 3 है, बी का अपने पास क्या है, 1 है, ठीक है। ए का 3, बी का 1 और सी का अपने पास 4 है और डी का अपने पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरी बात समझ गए हो, क्योंकि मैं कल लाइव आया था फ्रेंड्स, है ना, पिछली बार, तो यही क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो वो वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा है, तो अब शायद आपको अच्छा दिख रहा होगा एकदम, ठीक है ना फ्रेंड्स। चित्त को शांत करें, रिलैक्स रखें अपने आप को, ठीक है ना फ्रेंड्स। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और यही सेम क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। हिंदी मीडियम वालों, इस क्वेश्चन को देख लो, ऐसा आता है हिंदी में, जब वो आता है, ठीक है ना, ऐसा आता है, ठीक है। हिंदी में ऐसा है, थोड़ा देख लेना आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देख लिया होगा आपने, जैसे स्मृति स्तर हो गया, अवबोध स्तर, विश्लेषण स्तर और सृजन स्तर। और ये आगे इसके उदाहरण दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, नए विचार उत्पन्न करना, सूचना अनुस्मरण करना और सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना, ये आपको मैच करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सेम ही आंसर जाएगा, ठीक है ना। ये तो लैंग्वेज ही तो चेंज थी फ्रेंड्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इंग्लिश वाले परेशान ना हो, थोड़ा स्पीड अप करके देख ले। हर क्वेश्चन के बाद मैं हिंदी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन असर्टेन्स, ये तो मैंने कई बार क्वेश्चन कराया, आप तो फटाफट आंसर दे दो इसको, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक को हिंदी में बोलते हैं निदान, क्या बोलते हैं, निदान, ठीक है। तो निदान
में क्या करते हैं, आप डायग्नोज करवाते हो ना, डॉक्टर साहब डायग्नोज करते हैं तो कोज देखते हैं, कारण क्या है किसी भी चीज का, और उसकी रेमेडीज बताते हैं, उपाय बताते हैं, और परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये बात याद रखना, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आता है, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। कोज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस दौरान कोज एंड रेमेडीज की बात की जाती है। किसमें? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस असर्टेनमेंट। मैं बात कर रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन वाली चीजें हैं वो बहुत ही बार पूछी जाती है। मूल्यांकन वाला पूछा जाता है, स्यूमेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से करनी है। बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? अरे समझ रहे होंगे ना, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आप हिंदी में देखें तो ये क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित क्या होता है? तो ऑप्शन ए, अनुदेश के प्रारंभ में विद्यार्थी का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस ये नहीं होती। इसमें क्या होता है? अनुदेश के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड, आगे बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which teaching aids enhance the skill? कौन सी इसमें टीचिंग एड्स है जो स्किल इन्हांस करेगी? कौन कौन सी? रीडिंग की, लिसनिंग की और प्रोनाउंसिएशन की। कौन कौन सी ऐसी टीचिंग एड्स है जो आपका इन्हांस करेगी, बढ़ाएगी? क्या क्या स्किल? रीडिंग की स्किल, लिसनिंग की स्किल और प्रोनाउंसिएशन की स्किल। कौन सी है इसमें बताओ? साइंटिफिक टीचिंग एड है, जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स है, या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड्स है? कौन सी है? इसमें है ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। क्या है? ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स एक तरह से ऐसे समझो, क्या है? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखने की बात आती है। सुनना, बोलना और फिर लिखने की बात आती है, दैट इज ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स, ठीक है। तो ये बेस्ट है जो आपकी एनहांस करता है स्किल को, रीडिंग को भी, लिसनिंग को भी और प्रोनाउंसिएशन को भी। क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल में क्या होता है, वो जो सुनेगा और फिर स्पीक करेगा। तो ये किसके करेगा? आपकी रीडिंग को, लिसनिंग को और प्रोनाउंसिएशन को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी? चलो वेरी गुड, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखें तो ये क्वेश्चन हिंदी में है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? दैट इज श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये इसका आंसर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो वेरी गुड, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शन इवेंट्स। क्या आइडेंटिफाई करने हैं? इंस्ट्रक्शन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने हैं। विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। किसका पार्ट है? लेसन प्लान का। जब आप कोई लेसन प्लान करते हो या कहीं भी पढ़ाने जा रहे हो तो लेसन प्लान करते हो, तो इसमें स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो। सिलेक्ट द योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। इस ऑप्शन में क्या क्या करोगे आप? मोर देन वन जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये बात तो होगी ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो प्लान क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर का लेसन प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपकी अटेंशन की जरूरत होगी, ये तो जरूरी होगा। और दूसरा, ये देखो, ये प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट जानना अच्छी बात होती है, लेकिन इससे भी बेटर इसमें ऑप्शन है एक, क्या है मैं आगे बात करूंगा। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो आपका, आप मेरी सी बातें क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपका, मैंने एक ऑब्जेक्टिव बताया कि आपको जेआरएफ के लिए पढ़ा रहा हूं, नेट जेआरएफ के लिए, तो ऑब्जेक्टिव पता है तभी तो वही स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको प्लानिंग में लेके आना पड़ता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, जब लेसन प्लान होता है। और स्टिमुलेटिंग रिकॉल एंड प्री रिक्वेस्टिंग लर्निंग। आपको पता है, आपको जब भी आप किसी क्लास में जाते हैं तो आप रिकॉल करवाते हैं कि नहीं, कि इसको आता क्या है, पहले की चीजें, उसके हिसाब से आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि ऐसे चीजें मुझे पढ़ाना है या इस तरह से काम करना है। दैट इज स्टिमुलेटिंग ऑफ रिकॉल, है ना। तो ये होना चाहिए, एक अच्छा प्लान में आता है ये, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए। तो इससे बेस्ट हो गया ना ये स्टिमुलेट कराना, ठीक है ना। प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स से कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी फ्रेंड्स ना, तो इससे हो गई। और चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल इन लाइब्रेरी, ना यहाँ पे नहीं चेक करना, ठीक है। एलिसिटिंग द डिजायर्ड रेस्पॉन्स, एक तरह से वांछन, ये जो डिजायर आपका है उस रिस्पॉन्स को प्राप्त करना। यही तो अच्छी बात, आप तो अच्छी चीज प्राप्त करना चाहोगे। तो इसमें क्या आ गया? 1, 3, 4 और 6 इज द राइट आंसर। 1, 3, 4, 6। तो 1, 3, 4, 6 कौन सा है? सेकंड, ये ला, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गई मेरी बात। और इसी क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूं, और ये ही क्वेश्चन हिंदी में है। ये लो, आपको ये पूछा है कि कौन सा नीचे दी गई सूची में उस अनुदेशनात्मक
पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। कक्षा योजना की संरचना का अंश है। विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, वेरी गुड, सही बात है। अधिगम कर्ता के उद्देश्य के बारे में सूचित करना, ठीक है, अधिगम की पूर्वापेक्षित के रूप में सूचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना, ठीक है। तो सेकंड आंसर इसका चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मेरी बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थिंक अलाउड प्रोसीजर इज। थिंक अलाउड प्रोसीजर क्या है? थिंक अलाउड प्रोसीजर क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और थिंक अलाउड प्रोसीजर का मतलब है एक तरह से बोलते बोलते सोचना, इस तरह से बात करना, ठीक है। थिंक अलाउड प्रोसीजर ये होता है, टेक्निक है। किसकी तकनीक है? ये यूज की जाती है इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस। जो लर्नर है, सॉरी, जो सीखने वाला है उसका परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट करना और उसकी स्ट्रेटेजीज को देखना। टेक्निक है, किस लिए यूज होती है? इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटेजी, लर्नर की स्ट्रेटेजीज को इन्वेस्टिगेट करना और उसकी परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए थिंक अलाउड प्रोसीजर का यूज किया जाता है। यह एक तकनीक है, टेक्निक है। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है और यूजीसी वापस से रिपीट कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो यही क्वेश्चन हिंदी में है, बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या है? तो क्या है? अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसकी बात करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ। एक्चुअली में ये कहते हैं कि जब आप रिसर्च करते हैं और आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि आप मान लेते हैं किसी भी स्टेट में रहते हैं और किसी दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में जानना चाह रहे हैं, यानी कि उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं और वहां रह के ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो किस तरह की रिसर्च होगी, वो कौन सा पार्ट होगा? तो वो रिसर्च होती है इथनोग्राफिक रिसर्च। कौन सी रिसर्च होती है? इथनोग्राफिक रिसर्च। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी के लिए यूजीसी पूछ चुकी है कई बार और फिर भी पूछ सकती है। तो इथनोग्राफिक रिसर्च है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसी क्वेश्चन को मैं फ्रेंड्स हिंदी में दिखा देता हूं। और ये हिंदी में क्वेश्चन क्या है? ये हिंदी में है क्वेश्चन, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? तो ये आपको बताना है, ये किसका अंश है? निर्जातीय शोध का। और क्योंकि हिंदी में इथनोग्राफिक को बोलते हैं निर्जातीय शोध, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हिंदी वालों इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी टीचर plans to study the effect of level of aspiration of student in terms of their socio-economic background on their scholastic performance। ये क्या कह रहा है? एक यूनिवर्सिटी का टीचर है और वो प्लान करता है किसका? स्टडी का, एक स्टडी करने का प्लान करता है और क्या देखना चाह रहा है? वो इफेक्ट देखना चाह रहा है लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जब उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उससे उनकी जो स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस है, जो शैक्षणिक जो मतलब परफॉर्मेंस है, उस पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का ये एक टीचर स्टडी करना चाह रहा है, ठीक है ना। और ये किसी बाहर के किसी एक्सटर्नल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐसा बोला है करने के लिए। तो आपको इसमें ये बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछा है कि इसमें बताना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा इसमें, इस सारे क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। पहले तो ये बताइए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं ना, ये वेरिएबल्स होते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे ऐड होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है और सेल होता है, बिक्री होती है। ऐड क्या है? एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। ऐड आप किसी से भी करवा सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और सेल ऐड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? किस पे डिपेंड है? सेल ऐड पे। तो ऐड क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ऐड की वजह से सेल में फर्क पड़ रहा है, ये बात होगी ना कि सेल की वजह से ऐड में, ऐसा नहीं। क्योंकि इंडिपेंडेंट कौन सा है? आप किसी को घर पे जाके पकड़ के तो ये नहीं कह सकते चल मेरा सामान ये मैं बेच रहा हूँ, ये लेके जाओ, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी से अच्छा पैसा देके ये तो बोल सकते हो कि आप ऐड करिए, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड नहीं करता। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसमें? यहाँ पे सेल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो आपको ये पूछा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसमें, तो बताइए कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप किसका चेक कर रहे हो उसमें? स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस ही तो चेक कर रहे हो ना फ्रेंड्स। तो स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो गई ना यहाँ पे। और किस चीज का डिपेंडेंसी देख रहे हो? सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। यानी कि आपने ऐड इससे करवाई तो सेल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सेल इज
इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, सेल पे इफेक्ट देख रहे हो, तो इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक का आप इफेक्ट देख रहे हो किस पे, स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस पे, उसकी शैक्षणिक जो परफॉर्मेंस है उस पे देख रहे हो। तो शैक्षणिक परफॉर्मेंस है वो डिपेंड हो गई ना किस पे, सोशियो इकोनॉमिक पे, ऐसा ही तो देख रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी ना फ्रेंड्स, आई थिंक आ गई होगी, ठीक है। अरे चित्त को शांत रखा होगा आपने, रिलैक्स रह के प्लीज। और इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो आप बता दीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन, जो उसका जो स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस है, यही सेक्शन है, यही तो है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, आई थिंक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा और किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अपने आप को और अपने चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रखें, कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रखना है, खुश रहिए और अच्छे से मतलब काम करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।